और बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। ये हमारे बहुत ही फेवरेट टीचर का ये डायलॉग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में। आज मुझे याद आ गया तो हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चूँकि बात यहीं पे समाप्त नहीं होनी है। तो आज हम लाए हैं टेस्ट सीरीज़ 7, 7वीं टेस्ट सीरीज़ है। धीरे-धीरे करके हम 10 तक पहुँच जाएँगे और 10 तक तो बनाएँगे ही बनाएँगे। आप देखें तो ना देखें तो हमें बनाना है, क्योंकि दरोगा, एसआई मतलब दरोगा या एसआई, लेखपाल, टीटी, वीडियो और जो भी जितने सारे एग्ज़ाम्स होने हैं जिनमें हिंदी आनी है, तो हमारे क्वेश्चन पेपर से फँसेगा ज़रूर, ये हम 100% दावा करते हैं आपसे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, बातों में दम नहीं रखा है, दम होता है काम में, तो हम काम करेंगे अपना। और काम हमारा है कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराना। तो टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, हमारा आपसे दावा है ये, दावा और वादा दोनों है, ठीक? तो शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़। और इसका जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस समय कि फ्रेंच भाषा का शब्द क्या कौन-सा है? तो बहादुर, पठान, अंग्रेज, रूबल 4 शब्द दिए गए हैं और इन चारों में से फ्रेंच भाषा का शब्द कौन-सा है? तो इसमें है अंग्रेज, ये है फ्रेंच भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाक्षरी छंद कैसा है? तो घनाक्षरी छंद है वर्णिक छंद। चूँकि छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के। कौन-सा? मात्रिक, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। तो मात्रिक में कौन से आते हैं? दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, तो ये सब आते हैं मात्रिक में। वर्णिक में कौन? जैसे घनाक्षरी, ये सब वर्णिक में आते हैं। मुक्तक मुक्तक में जितनी भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं, इनमें ना कहते हैं जो क्या बोल कहे थे हम कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं वो सारी इसी में आती है, क्योंकि इनकी रचनाएं पढ़ते जाओ ना लय मिल रहा है कहीं, ना तुक मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों से मुक्त है। किनसे किनसे? वर्णों से भी मुक्त है, उनका भी कोई रूल नहीं है और ना ही मात्राओं का कोई रूल है। तो इसलिए इन्हें कहते हैं मुक्तक छंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर और मंदिरा। क्या मंदिर का अर्थ क्या होता है? मंदिर का अर्थ होता है देवालय, ठीक? देवालय मंदिर का अर्थ होता है। और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, जिसको कहते हैं अस्तबल, अश्वशाला। तो इसका अर्थ कौन सा होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आप ये चीज ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर्म शब्द है। शब्द कौन सा है? शब्द का नाम है चर्म। क्या? चर्म, ठीक। और चर्म शब्द का पूछ रहे हैं कि समभिन्नार्थक मतलब बोलने में चर्म जैसा ही लगे लेकिन भिन्नार्थक मतलब अर्थ उसका भिन्न हो। तो देखिए, चमड़ा चर्म जैसा बोलने में लग रहा है? नहीं। चित्र चित्र भी नहीं लग रहा है। अंतिम अंतिम भी नहीं लग रहा है। चर्म और ये चरम लग रहा है। और चूंकि चर्म का अर्थ होता है चमड़ा और चरम का होता है शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, मतलब ये भिन्नार्थक है लेकिन देखने में एक समान लगते हैं। जैसे हम बोलें चर्म और चरम, तो दोनों एक समान लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा और कुक्षी, कक्षा और कुक्षी का सही युग्म क्या है? तो कक्षा मतलब होता है श्रेणी, श्रेणी, ठीक। और कुक्षी मतलब होता है कोख। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो पड़ोसी, पड़ोसी ये है तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होता है प्रतिवेशी, प्रतिवेशी, ठीक। गोधूम ये है तत्सम शब्द, ठीक। और इसका तद्भव क्या होगा? तो तद्भव होगा इसका गेहूं, गेहूं। बहु भी, बहु ये है तद्भव, ठीक, तद्भव। और इसका क्या होगा? तो इसका होता है बधू। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। गोधूम क्या है? गोधूम एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? प्रलाप ये है संस्कृत का शब्द, ठीक। तो ये है तत्सम शब्द, प्रलाप नहीं है। बैंक, बैंक इंग्लिश का शब्द है और इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है इसका अधिकोष। अगर आप पढ़े नहीं होंगे
तो आप पहली बार सुन रहे हैं ये शब्द अधिकोष बैंक का अर्थ होता है। मर्म, मर्म है तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होता है? तो तद्भव होता है इसका मरम। तुमरो मरम मैं जाना, ये एक दो मतलब कोई चौपाई है तुलसीदास जी की अवधी भाषा में। तो अवधि में जो शब्द लगभग प्रयोग होते हैं वो सभी तद्भव ही होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुंह। मुंह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? तो तत्सम इसका होता है मुख। क्या होता है? मुख। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और फिर बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से मुस्लिम प्रशासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? तो मुस्लिम प्रशासन मतलब ये मुगल काल, जिसे जो दिल्ली सल्तनत से लेकर और अभी तक जो भी था 1947 तक, 1857 तक, जो मुगल काल तक ये मुस्लिम प्रशासन था, तो उसके अंतर्गत किस शब्द का उद्भव हुआ या विकास हुआ? तो उसके अंतर्गत हवालात शब्द का विकास हुआ। तो इसे इसीलिए कहते हैं कि ये मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया हुआ शब्द है। कौन सा? हवालात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज मतलब रसों का राजा, रसों में राजा। ठीक, तो कौन सा शब्द रस है? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक, श्रृंगार रस के दो भेद कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक, जब आप किसी से मिलते हैं प्रेम होने की संभावना रहती है, मतलब प्रेम की जब शुरुआत रहती है तो वहां पर होता है संयोग श्रृंगार, और जब वही प्रेम आपका टूट जाता है, बिछड़ जाते हैं, तो हो जाता है वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य मतलब होता है प्रेम, और प्रेम का गुण किस में होता है? तो ये होता है श्रृंगार रस में। और श्रृंगार रस मतलब माधुर्य गुण का अपनी कविताओं में प्रयोग करने वाले जो महान कवि हुए हैं, तो उनका नाम है बिहारी। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सत्सई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रस से पाठक उत्साहित होता है? तो किस रस से, ऐसा कौन सा रस है जिसको पाठक पढ़ते ही पढ़ते उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि अभी ये युद्ध में कूद जाएगा? तो आपने अगर आल्हा खंड देखा होगा, तो आल्हा पढ़ते वक्त जो आल्हा पढ़ने वाले होते हैं, बिल्कुल लगता है कि अब यही तो युद्ध में जा रहे हैं, मतलब लगता है कि युद्ध के मैदान में कूद गए ही। इतना ज़्यादा वो उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो आल्हा जो लिखा है वो वीर रस में लिखा है। तो वीर रस का स्थायी भाव ही होता है उत्साह। तो वीर रस की कविता पढ़ने से पाठक उत्साहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि बिहग और बिहग, सॉरी, ये एक दिया गया है काव्य कि बिहग बिहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, में कौन सा अलंकार है? तो देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है या आवृत्ति हो रही है, मतलब एक शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन लेकिन इसका अर्थ नहीं बदल रहा है। ठीक, अगर एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहां पर तो यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा मतलब ठीक बिल्कुल उसके उल्टा होता है कि यहाँ पर शब्द तो बार बार आएगा, एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन अर्थ उसका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो वहां पर होता है वीप्सा अलंकार। और ऐसा अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है? तो हमने इसमें आपकी सहायता के लिए लिख दिया है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, कि जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब व्यक्त करने के लिए सोचा जाए, तो वहां पर इस रस का प्रयोग होता है, वीप्सा रस का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरह है अथवा यह वरदान, निम्नलिखित अलंकारों में से निम्नलिखित अलंकारों में से कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, संदेह, ठीक, व्यतिरेक, संदेह, विरोधाभास या अपहृति या अपहृति। तो अपहृत नहीं है, ना ही व्यतिरेक है और ना ही विरोधाभास है, इसमें है संदेह अलंकार, क्योंकि लेखक को यही नहीं स्पष्ट हो जा पा रहा है कि विरह है या वरदान है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो शब्द ऑप्शन है प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि नहीं होता है, ठीक, ना ही प्रतिनिधि होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? प्रति, ठीक, और निधि, निधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ जैसा कि आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टाठा, डाढ़ा, ये है मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक, तो ऑप्शन विकल्प जो बी में दिया गया है, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं?
तो ये ध्वनियाँ कलर चेंज कर लें ताकि आंसर ना मिसमैच हो। तो ये ध्वनियाँ हैं तालव्य ध्वनियाँ। कौन सी? तालव्य ध्वनियाँ, मतलब तालु के द्वारा बोली जाती है ये ध्वनियाँ। पा फा बा भा ये हैं ओष्ठ ध्वनियाँ, ओठों के द्वारा बोली जाती है ओष्ठ ध्वनियाँ। ठीक। ता था दा धा ये हैं दंत ध्वनियाँ, दंत ध्वनियाँ। ठीक। और इसमें बचा कौन सा? तो इसमें बचा कंठ ध्वनियाँ बची। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ हैं का खा गा घा, तो हो जाती है कंठ ध्वनियाँ। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे व्यंजन कहलाते हैं ओष्ठ। ओष्ठ क्यों? क्योंकि ओठों को अगर आप हटा दीजिए या अगर आपके होंठ कट जाएं तो आप पा वर्ग का कोई व्यंजन नहीं बोल पाएंगे और ना ही ऐसे वर्ण बोल पाएंगे जो होठों के द्वारा उच्चारित होते हों। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए होंठ का पूरी मतलब नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए, ठीक, तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो नीचे का होंठ आप इस समय अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने नीचे वाला होंठ पकड़िए, ठीक, पकड़ें, फिर उसको अगर पकड़ लें और फिर इसमें बोल कर देखें कौन सा शब्द नहीं बोल पाते, कौन सा वर्ण नहीं बोल पाते। तो हम पकड़े अपना होंठ, ठीक, तो ला बोल ले गए, ला खा घा बा, मतलब कौन सा? ये जो बा है ये नहीं बोल पाते हैं। बाकी ये जो ला है ये बोल ले जाते हैं, खा भी बोल ले जाते हैं और घा भी बोल ले जाते हैं। लेकिन जो ये बा है, ठीक, इसको नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आने वाला ये ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ व्यंजन है। किस वर्ग के अंतर्गत आता है? पा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा डी आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित रा का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो किसमें हुआ है? हुआ है स्वर रहित मतलब आधा रा का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो हुआ है पुनर्निर्माण में। क्यों? क्योंकि पुनर्निर्माण में हम बता दें आपको, जो ऑप्शन नंबर पहला लिखा है ट्रक, ट्रक में टा है आधा, ठीक, टा के नीचे लग गया हलंत, फिर रा है पूरा और फिर है का, ठीक। तो ये रा का एक रूप होता है कि रा ये नीचे ऐसे लगता है जिसे प्रेम, तो प्रेम में ये नीचे लगा रा, ठीक, तो प्रेम में पा आधा होता है, ठीक, और रा पूरा होता है, रा पर मतलब एक ही मात्रा होती है और मा होता है, तो पा रेम प्रेम, पा मतलब पा तो बोल नहीं सकते, इसको बोलेंगे स्वर हटा के प रेम, तो वही जब मिल जाता है तो हो जाता है प्रेम। तो ये रा का पूर्ण मतलब रूप है, स्वर सहित रूप है। तो इसको भी लगाते हैं हम कहाँ? इसको लगाते हैं हम टा के नीचे। क्यों? क्योंकि एक हलंत लगा है टा में, ठीक, हलंत लगा है ये हलंत लगा है, और रा का लगा देते हैं ये वाला रा आ जाता है इधर, तो यहाँ से इधर खिसक आता है, तभी ये रूप बन जाता है ट्रक। और ऐसा कोई वर्ण का चिन्ह नहीं होता है हिंदी में, ये विराम चिन्ह होता है, जिसका अर्थ होता है मतलब विराम चिन्ह में होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ये हंस पद होता है, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि गलती अगर कहीं छूट मतलब कोई शब्द छूट गया तो उसे ऊपर लिखा गया, इंडिकेटर के लिए यूज होता है। तो इसमें कौन से शब्द में स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पुनर्निर्माण में, बाकी सब में स्वर सहित रा है। अगला क्वेश्चन कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन मतलब जो व्यंजन है, इनको जो वर्गीय व्यंजन है मतलब जो 25 वर्ण हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, और इनको बांटा गया है वर्णों में, 5-5 वर्णों में बांटा गया है, ठीक। इनका विभाजन स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर कैसे किया गया? मतलब स्वर तंत्र जो हमारा गला है, वो गला में देखिए गांठ नुमा होती है बीच में, जिसे कहते हैं घेंघा, मतलब घेंघा अगर निकलता है तो यही बढ़ता है लगभग। तो यहाँ इसे कहते हैं स्वर तंत्रिकाएं, तो स्वर तंत्रियाँ इसमें रहती हैं, ठीक। तो इसमें जब स्वर तंत्रियाँ रहती हैं, इसमें कंपन होने और ना होने से इन व्यंजनों को जो 25 वर्ण हैं मतलब जो 5 वर्ग हैं, इनको इन स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर बांटा गया है 2 वर्गों में। ऐसे वर्ण जिनमें
कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन होता है, और ऐसे वर्ण जिनमें वाइब्रेशन नहीं होता है। तो जिनमें वाइब्रेशन होता है उन्हें कहते हैं घोष या सघोष, और जिनमें वाइब्रेशन नहीं होता है तो उन्हें कहते हैं अघोष। अघोष। तो जो घोष और सघोष हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष और सघोष होता है। ठीक। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष। तो जिन स्वर तंत्रिकाओं में, मतलब जिन स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब जिनके उच्चारण में, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अघोष। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अघोष ध्वनियां कहते हैं उन्हें। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या? अरण्य का मतलब होता है जंगल, और जंगल का पर्यायवाची होता है कानन, कांतार, विहिप, विहिप, वन। ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसका पर्यायवाची कौन सा है? कानन। अगला क्वेश्चन कि असुर का समानार्थी क्या है या असुर का पर्यायवाची क्या है? तो असुर मतलब असुर का विलोम क्या होता है? असुर का विलोम होता है सुर। सुर मतलब देवता, और असुर मतलब राक्षस। तो असुर का समानार्थी क्या होता है? राक्षस। ऑप्शन नंबर डी सही है। जीव का पर्यायवाची क्या है? मतलब जीव का अर्थ, मतलब जीव का और क्या नाम है? तो जीव का और नाम है रसना। क्या? रसना। आप एक ऐड देखते रहे होंगे टीवी में, जो आज से 7-8 साल पहले आता था, रसना मेरी मॉम ने बनाया है। एक बच्चा इसकी प्रचार करता था इसका, और ये शरबत था, मतलब चूरन था, एक शरबत बनाया जाता था इससे, तो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इसीलिए रसना क्यों? क्योंकि वो हमारे जीभ के आधार पे, जीभ के स्वाद के आधार पे रखा गया है, क्योंकि स्वाद जो होता है वो जीभ के ऊपर पता चलता है, और रसना जो चूरन था वो बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए उसे उसका नाम ही रख दिए थे रसना। क्यों? क्योंकि वो जीभ के लिए ही रखे थे। तो रसना होता है जीव का पर्याय, हमारे कहने का मतलब ये है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ये भी देख लें। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रसना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं 5। कौन कौन से? तो पहला है तत्सम, ठीक, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, और पांचवा है संकर। अगला क्वेश्चन कि साकार में उपसर्ग कौन सा है? तो भैया इसमें उपसर्ग कौन सा? इसमें है सा उपसर्ग, सा प्लस आकार। आकार, तो ये हो जाता है साकार, जिसका अर्थ होता है आकार सहित। क्या अर्थ होता है? आकार सहित। सा मतलब जिसमें लग जाए तो हो जाता है उसका अर्थ सहित। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ कार्ड आता होगा तो उसमें लिखा होता है कि आप सब परिवार आमंत्रित हैं, सब परिवार। तो परिवार सहित इसका अर्थ होता है क्या? परिवार सहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो मतलब किस भाषा में हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है किससे? प्राकृत भाषा, सॉरी, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा रूप है, और अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं, और इन्हीं 7 भेदों के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो बोलियां होती हैं, जो भाषाएं हैं, वो आती हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है जो आधुनिक भारतीय भाषा हैं, इनका विकास किस भाषा से हुआ? तो अपभ्रंश भाषा से। और हम आपको बता दें कि अपभ्रंश भाषा आई कहाँ से? तो पहले जो भाषा थी, ठीक, पहले जो भाषा थी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या? ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, अपभ्रंश। लेकिन हम बता दें कि पहले थी क्या? पहले था वैदिक, वैदिक संस्कृत। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं 2 बार, अब भी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हम रटाना चाहते हैं। वैदिक के बाद आया, वैदिक बहुत मतलब क्या कहते हैं, क्लिष्ट संस्कृत थी, इसको आम आदमी नहीं पढ़ सकता था। तो ये मतलब इतना इनका वो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, फेमस नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि सभी लोगों की पहुंच से दूर था। जो इसका अभ्यास करेगा या जो इसकी शिक्षा पहले से लिए होगा वही पढ़ सकता था इनको। इसके बाद आया लौकिक संस्कृत, इसी को सॉल्व करके, जैसे अनसॉल्व आता है या
आपके सिलेबस में अगर हाई स्कूल इंटर आप पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर विद्या क्वेश्चन बैंक आ जाता था। ठीक, तो ये क्या होता था कि आपका सिलेबस तो अलग है, ये लेकिन सिलेबस से छाँट कर जो बनाया गया था कि चलो आप इतना कम से कम पढ़ लो कि आप पास हो जाओ। तो वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे लोग, तो उनका धीरे-धीरे मतलब वो वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में अनुवाद होना शुरू हुआ। लौकिक संस्कृति, फिर लौकिक के बाद इसका रूप बिगड़ा लौकिक का तो हो गया ये पाली, ठीक है। और पाली के बाद ये बना प्राकृत, और प्राकृत के बाद ये हो गया क्या, अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा रूप। जैसे जैसे पाली में है, जैसे वैदिक संस्कृति में है धर्म, और तो पाली में क्या नाम इसका पड़ गया, इसका नाम इसको बोलते थे धम्म। ठीक, मतलब देखिए धर्म का कितना मतलब बिगड़ा हुआ रूप है धम्म। तो ऐसे ही संस्कृत जो थे वैदिक संस्कृत, उसका बिगड़ा हुआ रूप धीरे धीरे आता गया, और यहाँ तक कि जो आज हम लोग बोल रहे हैं ये बिगड़ता हुआ रूप ये संस्कृत का ही रूप है जो हम लोग बोल रहे हैं। तो ये सारी भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो ये हुआ, ये सब सारी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से। तो इतना हम समझाने के लिए आपको इतना हम बताए हैं, तो इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सही से समझ पाएँ। बाकी आप नहीं समझना चाहते हैं तो वीडियो स्किप कर दीजिए और क्या। अगला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का कौन सा मानक हिंदी मतलब कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये खड़ी बोली, और ये खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी हिंदी ये सौर सैनी के अंतर्गत आती है। ठीक, और सौर सैनी ये ये प्रा जो क्या कहते हैं अपभ्रंश भाषा है, उसके 7 भेद में से एक भेद है सौर सैनी। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कि गोपाल में कौन सा समास है, तो गोपाल मतलब गो मतलब गाय, पाल मतलब पालने वाला, गायों को पालने वाला। तो ये भगवान श्री कृष्ण का है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। ये तीसरा अर्थ देता है कि गोपाल किसके नाम पर पड़ता है, तो गोपाल का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, कृष्ण कन्हैया। तो ये इन्होंने जैसे ग्वाल बाल की जीवन इन्होंने व्यतीत किया था, ठीक, तो इसीलिए इनको कहते हैं गोपाल। और गोपाल जैसे आम जन का भी नाम है, तो आम जन का नाम इसीलिए देवताओं के नाम पर ही रखा गया है। तो गोपाल अगर नाम कहेंगे तो गोपाल नाम मतलब गाय पालने वाला, और गाय पालने वाला सिर्फ एक ही था, कौन, क्या, वासुदेव। वसुदेव नहीं, वसुदेव तो पिता हो गए, वासुदेव कृष्ण। ठीक, क्योंकि उनसे बड़ा गौ पालने वाला या गौचारण करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ आज तक, तो इसीलिए उनका ये नाम है। और ये कृष्ण जी का पर्यायवाची भी है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन पद्मासन में कौन सा समास है, तो पद्मासन मतलब कमल का आसन, पद मतलब होता है कमल, और कमल का आसन कौन सा होगा, तो कमल पे कौन से मतलब देवता विराजमान हैं, तो हैं हमारे ब्रह्मा जी। तो इसलिए ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या, बहुब्रीहि समास किसका उदाहरण है पद्मासन, तो ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कि एक तो करेला आप, तीता दूजा नीम चढ़ा। ये एक कहावत है जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं एक तो करेला और दूसर ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब कि एक तो बुरा है ही, दूसरा उससे भी बुरा हो गया। ठीक, करेला जैसे कड़वा होता है लेकिन किसी तरह हम लोग उसे खा लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर उसमें नीम भी मिल जाए तो उसे नहीं खाया जा सकता, क्योंकि नीम तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे आप नहीं हैं, दिल पर मत लीजिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो चलिए समाज में आप एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो आप भी एक्सेप्टेबल हैं, मतलब आप भी समाज आपको स्वीकार करेगा कि हाँ चलो आपका जो होता है मतलब क्या बोलते हैं देहाती भाषा में हुक्का पानी समाज में चलता रहेगा। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके बावजूद आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, कुछ भी हैं, तो समाज आपका बहिष्कार करेगा। और आपके ऊपर तब ये उदाहरण बहुत ज़्यादा, ये मुहावरा बहुत ज़्यादा सूट करेगा कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब एक तो ये पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गंवार है, ऊपर से चोरी डकैती करता फिरता है, तो इसको हम अपने घर में आने क्यों दें, तो इससे अच्छा इससे दूर रहो। मतलब ये बुरा तो था ही जो अनपढ़ था, ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा इसमें बुराई क्या आ गई कि ये चोर डकैत बन गया। तो इतना अच्छा हम आपको समझा दिए हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर अब भी आप भूल जाते हैं तो समझ लीजिए कि समस्या कहीं और है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दिल पक जाना का अर्थ है, तो ये मुहावरा जब हम पढ़ें तो हमें हमारे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही
मददगार दोस्ती की याद आ गई। तो वो हमेशा हम उसे तंग करते रहते थे मजाक में ही, और वो भी कभी दिल से नहीं तंग हुआ, मजाक में ही वो हमको कहता रहता था कि यार तुमसे तो पाक गए। मतलब हम जब मजाक करते थे तो वो कहता था कि हम पाक गए। तो एक्चुअली वो नहीं पक गया था, उसका दिल पक गया था हमारी बातों से। तो क्या इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत पीड़ित हो जाना, मतलब उसका दिल इतना दुखी दुखी नहीं, परेशान हो जाता था। वहाँ पे वो परेशान होता था क्योंकि दोस्ती में एक प्रेम होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब दुश्मनी में कोई काम करते हैं, दिल पक जाना कोई काम करते करते, तो मतलब पीड़ा देने लगता है। पीड़ा मतलब होता है दर्द। तो अत्यंत जब पीड़ित हो जाता है तो कहता है इंसान कि दिल पक गया भैया इससे। ठीक, तो ये है इसका आंसर। बाकी हमने दोस्त वाली जो बात बताई वो हमारी रियल है, और हमने आपको समझाने के लिए बताया कि किस मतलब वे में, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बाकी आप इसको अपनी तरफ से मतलब अपनी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जब हम हिंदी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब वीडियो लाएंगे और उसके बारे में पूरा डीपली से अध्ययन करेंगे। तो आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेट चालू करना है। वैसे भी हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो की लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाती है। फिर आप लोग कहते हैं कि इतना लंबा वीडियो है कौन देखे? तो देखिए, वीडियो लंबा हो या छोटा हो, वीडियो लंबा हो या छोटा हो मायने ये नहीं रखता है। वीडियो से आप कितना सीखें मायने ये रखता है। अगर हमारा वीडियो 5 मिनट का ही हो लेकिन आपको एक क्वेश्चन ना सिखा पाए तो हमारा वो वीडियो बेकार है। और अगर हमारा वीडियो 1 घंटा का है और अगर आपसे आपके उसमें 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए लाइफ टाइम बेस्ट वीडियो साबित होगा। तो कभी वीडियो ये देखकर नहीं देखना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 20 मिनट का है कि 1 घंटे का है। ठीक, अगर ज़्यादा है तो यानी कि उसमें ज़्यादा बातें हैं, कम है तो यानी कि कम बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का मतलब क्या नाम है? कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है परोपकार में? तो परोपकार में गुण संधि हुई। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार, मतलब दूसरों की भलाई। पर मतलब होता है दूसरों की, दूसरों की, उपकार मतलब भलाई। तो यहाँ पे है जो पर है, पर में लगा है आ। ठीक, क्योंकि अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो पा को अलग कर लेंगे, फिर रा को स्वर रहित जब करेंगे तो यहाँ पर आ निकल के आएगा, और इधर तो ऊ है ही। ठीक, इधर ऊ है, तो इन दोनों का जब मेल होगा, इन दोनों का जब आ और ऊ का जब मेल होता है तो ये क्या बनता है? तो ये बन जाता है ओ। क्या बनेगा? ये बनेगा ओ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रा पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो ये हो जाता परोप, और ये उ और आ हट जाएगा, ये इधर हो जाएगा पकार। तो परोपकार संधि मतलब निर्मित हो जाएगा, और किस संधि के द्वारा निर्मित होगा? तो गुण संधि के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से जब कोई शब्द मतलब विशेषण बनता है तो उसकी एक अलग ही पहचान होती है। जैसे ऑप्शन दिया गया है नियमित, तो वो कैसा विद्यार्थी है? नियमित रूप से आने वाला विद्यार्थी है। मतलब कैसे आता है? नियमित रूप से। तो नियम, नियम है संज्ञा, और नियम में जब इत प्रत्यय लगा तो बन गया क्या? नियमित, नियमित, और ये हो गया विशेषण। तो नियम से बना नियमित, वर्ष से बना वार्षिक। हमारी आय कैसी है? तो हमारी आय वार्षिक है। ठीक, करंट अफेयर्स कैसा है? तो वार्षिक है, मतलब पूरे वर्ष का है। अपमान से बना अपमानित, तो अपमान एक है संज्ञा, ये है एक संज्ञा, और अपमानित है ये है विशेषण। कैसा व्यक्ति? अपमानित व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। क्या? क्योंकि अपमान एक संज्ञा है, बाकी सभी इसमें विशेषण हैं। तो इसमें पूछा है कि विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, अपमान विशेषण नहीं है क्योंकि ये संज्ञा है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो देखते हैं शब्द कौन सा है। वाह, तेरा, वह, तेरा, कोई, मैं। तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो जिसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? कोई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम से बनते हैं उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुण मतलब जो शब्द होता है उसके गुण के बारे में बताता है। गुणवाचक विशेषण कैसे हम पता करेंगे? तो देखते हैं इसमें कि 10 हाथी, तो हाथियों की संख्या इसमें दी गई है, तो ये कैसा है? संख्यावाचक। ठीक। लाल फूल, तो फूल कैसा है? तो फूल है लाल। ठीक। देखिए, अगर कैसा शब्द का अर्थ मिल जाए जिस शब्द में, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक। और अगर अगर कितने शब्द का अर्थ मतलब जवाब मिल जाए किसी शब्द से, तो होता है संख्यावाचक या परिमाणवाचक। कितने अगर है तो हो जाएगा संख्यावाचक, और अगर है कितना तो होता है परिमाणवाचक। ठीक। तो कितने लड़के, तो 5 लड़के, तो ये संख्यावाचक। कितने हाथी, 10 हाथी, तो ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। और जो ये लाल फूल है, तो लाल फूल मतलब फूल कैसा, कैसा फूल, तो लाल फूल, तो लाल कैसा है उसका गुण बता रहा है। ठीक। लाल फूल। अगला क्वेश्चन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक शब्द नहीं है? ठीक। प्रत्यय नहीं, समूहवाचक शब्द नहीं है। लोग, तो लोग समूहवाचक शब्द है। ठीक। प्रेस समूहवाचक शब्द नहीं है। बाकी वर्ग, गण, लोग, ठीक, वृंद, ये सब समूहवाचक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हे का विलोम शब्द क्या है? हे मतलब होता क्या है? हे का मतलब होता है त्याग देना। क्या? त्याग देना। और एक अर्थ इसका एक और भी होता है, गिरी हुई। ठीक। त्याग देना या गिरा हुआ मतलब नीचा। ठीक। जैसे कहते नहीं, हम उसको बहुत हेय दृष्टि से देख रहे थे, मतलब बहुत नीची दृष्टि से, बहुत गिरी हुई दृष्टि से देख रहे थे। तो चूंकि हे का विलोम क्या है? त्याग देना होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? प्राप्त करना। ठीक। तो इसका विलोम क्या होता है? ग्राह्य। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, ग्राह्य। अगला क्वेश्चन और आज का इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्या झांसी की रानी किसने लिखा है? तो आपने ये पहले जो टेस्ट दिया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसके रचयिता कौन थी? तो उसकी रचयिता थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि झांसी की रानी किसे के मतलब किसने लिखा है? तो झांसी की रानी लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। झांसी की रानी एक अलग रचना है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, ये एक कविता थी जिसको लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 7वां टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो इसके साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 8 के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।